नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो झांसी से है। ट्रेन से हथियार मिले हैं। ट्रेन से हथियारों से भरा बैग मिला है। बैग से 5 बंदूकें और कारतूस बरामद की गई हैं। कश्मीर के लाइसेंस पर हैं 2 हथियार। राजौरी के रहने वाले हैं शख्स जिसके नाम पर ये लाइसेंस है। 2 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तेलंगाना एक्सप्रेस से हथियार बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब सक्रिय हो गई हैं। ये बड़ी खबर हम आपको झांसी से बता रहे हैं। हथियार बरामद होने के मामले में कश्मीर कनेक्शन सामने आया है। ट्रेन से हथियारों से भरा बैग बरामद किया गया। बैग से 5 बंदूकें बरामद हुई हैं। इसके अलावा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। कश्मीर के लाइसेंस पर 2 हथियार हैं। राजौरी के रहने वाले शख्स के नाम पर यह लाइसेंस है। 2 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि तेलंगाना एक्सप्रेस से ये हथियार बरामद किए गए हैं, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। और झांसी से हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या जानकारी आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, 9:10 की बात है जब तेलंगाना एक्सप्रेस हैदराबाद से नई दिल्ली की तरफ जा रही थी, तभी किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि जनरल बोगी में एक बैग रखा हुआ है, जो कि लावारिस हालत में रखा हुआ था बैग। और ये बैग हैदराबाद से चला था और सीधा झांसी आया। झांसी ट्रेन आती के बाद सीधे उस बैग के पास जीआरपी और आरपीएफ पहुंचती है, जहां पर उस बैग की सुपुर्दगी को लेकर पहले जो जीआरपी होती है उससे बात करती है यात्रियों से। जब कोई भी यात्री इस बैग को नहीं मापना मानता, इसके बाद सावधानी पूर्वक जब उसको बैग को खोला जाता है तो बैग के अंदर 5 गन और 23 कारतूस, जिसमें 22 कारतूस जिंदा थे, वो बरामद किए गए हैं। इतनी बड़ी बरामदगी होने के बाद की बात जीआरपी और आरपीएफ जब सक्रिय हुई तो पूरे मामले की जो जांच की गई तो उसमें जो 2 लाइसेंस ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से कनेक्टेड पाए गए। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई पूरे मामले को लेकर के। जीआरपी लगातार इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से हैदराबाद से ट्रेन के अंदर 2 बैगों में गन और कारतूस मिले हैं, यह बेहद संगीन मामला। सबसे बड़ी बात यह जिस तरीके से 2 बैग मिले हैं और उसका कोई वारिस नहीं है। जो 2 शख्स लाइसेंस मिले हैं वो भी लोग ट्रेन में मौजूद नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये 2 बिंदु ऐसे हैं जो किसी बड़ी बात की ओर इशारा कर रही है। हालांकि जांच जारी है, सुरक्षा एजेंसियां भी मौजूद है, जांच एजेंसियां भी आ चुकी हैं। इसके अलावा जीआरपी और आरपीएफ भी अपने स्तर से लगातार पूरे मामले की जांच कर रही हैं। ठीक है, तो 2 कनेक्शन। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। 2 अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस जांच होगी। नियुक्ति विभाग के 2 अधिकारियों की जांच होगी। शशिकांत मिश्रा और अमित सिंह की जांच होनी है। ट्रांसफर पोस्टिंग में अवैध वसूली के आरोप लगे हैं इन पर। आईएएस और पीसीएस के ट्रांसफर देखने की जिम्मेदारी है। सीएम योगी के निर्देश पर अब विजिलेंस जांच की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर 2 अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। नियुक्ति विभाग के दोनों अधिकारी हैं जिनकी अब जांच होनी है। शशिकांत मिश्रा और अमित सिंह के विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अनामिका, क्या जानकारी आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए मित्र, ये दोनों अधिकारी वही अधिकारी थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी नियुक्ति विभाग में अधिकारियों की फाइल तैयार करने की। सीनियरिटी के अकॉर्डिंग जब ट्रांसफर्स होते हैं तो इनकी रिस्पांसिबिलिटी थी कि वो उसके परफॉर्मेंस के आधार पर या जो कार्यकाल 3 साल का होता है उसके आधार पर उनकी फाइलें रेडी करे और फिर उसके बाद संस्तुति के लिए आगे उसको बढ़ाए। लेकिन इन पर यह आरोप लग रहा है कि ये अधिकारियों से पैसा खा करके ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल कर रहे थे। इसके अलावा इनके ऊपर यह भी आरोप है कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स जिनकी जांच नियुक्ति विभाग करता है अलग अलग शिकायतों के बाद, उन शिकायतों के निस्तारण के लिए, फाइलों को निपटाने के लिए भी इन्होंने पैसे वसूले थे, पैसे लिए थे और पैसे लेकर के फाइलें बंद करवा दी थी और अपनी रिपोर्ट लगा दी थी क्लीन चिट देते हुए। तो बहुत सारे करप्शन के आरोपों के बाद अब इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाएगी। नियुक्ति विभाग ने इसकी संस्तुति की है, शासन को रिपोर्ट भेजी है। अब शासन के स्तर पर यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस की जांच की जाएगी और जांच के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। अमित, ठीक है अनामिका, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मिशन 2022 में जुटी बीजेपी आज से बूथ विजय अभियान शुरू करेगी। शाम 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के 27,700 शक्ति केंद्रों में से किसी एक पर जाएंगे। वहीं दूसरे शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। बीजेपी का बूथ विजय अभियान विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में चलाया जाएगा। पहले चरण में बूथ समितियों का सत्यापन होगा और साथ ही साथ पन्ना प्रमुखों के लिए अभियान चलाया जाएगा। और दूसरे चरण में वोटर के बीच संपर्क सदस्यता अभियान, मतदाता सूची ठीक करना, लाभार्थियों से मिलना है। तीसरे चरण में बूथ पर्ची सत्यापन और वोटर बढ़ाने का लक्ष्य होगा। और इस अभियान की शुरुआत आज से हो रही है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करने वाले हैं। किसी एक केंद्र पर वो खुद मौजूद रहेंगे, बाकी 27,700 केंद्रों पे वर्चुअल तरीके से आज वो कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। मकसद यही है कि 2022 को लेकर जो रणनीति तैयार की गई है उसको अमली जामा पहनाया जा सके, कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया जा सके कि जनता के बीच में जाकर क्या कहना है, सरकार की योजनाओं को आम जनमानस तक कैसे पहुंचाना है। और इस अभियान को लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, ये बताने के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से हैं। सर्वेश भी हमारे साथ प्रयागराज से। उपेंद्र, मैं शुरुआत आपसे करूंगा, वाराणसी में कैसी तैयारियां हैं आज के इस बड़े अभियान को लेकर? करीबन 1 दर्जन ज़्यादा केंद्र जो शहर के हैं, मुख्य शहर के, और उसके अलावा पूरे शहर के और ग्रामीण इलाके को माने तो करीबन 200 से ज़्यादा केंद्र हैं जिन्हें शक्ति केंद्र का नाम दिया गया है। उन शक्ति केंद्रों से ही आज इस पूरे कार्यक्रम में लोग वर्चुअली जुड़ेंगे, कार्यकर्ता वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके लिए देर रात ही सारी मीटिंग्स और तैयारी कर ली गई थी और किस तरीके से वर्चुअली जुड़ना है उसके लिए भी कार्यकर्ताओं को बता दिया गया था। और इसमें तब भाजपा ही नहीं, भाजपा के जितने अनुषांगिक संगठन हैं, चाहे वो भाजयुमो हो, चाहे वो किसान मोर्चा हो, चाहे वो महिला मोर्चा हो, तमाम सारे जो अनुषांगिक संगठन हैं वो भी अपनी अपनी तरीके से जुड़ेंगे। इसमें कार्यकर्ताओं की लिस्ट भी बन गई है कि किन शक्ति केंद्रों से कौन कौन से जो है कार्यकर्ता जुड़ेंगे। तो तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं और मैं जिस जगह खड़ा हूं यहाँ पर भी कार्यक्रम होना है, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे हलचल शुरू हो रही है, हलचल दिख रही है। हालांकि अभी कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये इस बार का कार्यक्रम वर्चुअली है, तो इसलिए कार्यकर्ता अभी कुछ देर बाद यहाँ पर जुटना शुरू होंगे और अपने अपने जो भी उनके केंद्र, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो जो भी तकनीकी केंद्र हो, मोबाइल, तो किसी भी तरीके से वर्चुअली जुड़ने के लिए यहाँ कुछ देर बाद यहाँ पर उनको एक बार फिर समझाया जाएगा और शाम के कार्यक्रम की एक बार फाइनल रूपरेखा फिर तैयार की जाएगी। अमित, अनामिका, 27,700 केंद्र हैं जहां पर आज संवाद होना है कार्यकर्ताओं से। किसी एक केंद्र पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जा सकते हैं, क्या उस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? और साथ ही साथ लखनऊ में किस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी के इस बड़े अभियान को लेकर? और देखिए, बीजेपी का बूथ विजय अभियान खास तौर पे संगठन के लिहाज से काफी बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है उसमें बूथ को विजय करना, बूथ को जीतना एक सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर जो आपने बात की जेपी नड्डा के कार्यक्रम की, तो पहले ये कार्यक्रम 23 अगस्त को होना था, लेकिन कल्याण सिंह के निधन की वजह से इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। अब नया शेड्यूल तय किया गया, जिसके तहत आज शाम को 4 बजे इसकी शुरुआत होनी है। जेपी नड्डा दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से सभी को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा दिल्ली से इनका कोई मूवमेंट नहीं है, वो जिस जगह पे रहेंगे वहीं से वो पार्टी मुख्यालय से या किसी और जगह से वो शक्ति केंद्रों को संबोधित करेंगे। लेकिन हाँ, जो प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, अलग अलग केंद्रों पर मौजूद रहेंगे वो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य, जो कि दोनों के ही कार्यक्रम प्रयागराज में लगे हुए हैं राष्ट्रपति की वजह से, तो वो दोनों वहीं से जुड़ेंगे। इसके अलावा दिनेश शर्मा गाजियाबाद में मौजूद रहेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल पार्टी मुख्यालय पर शक्ति केंद्र पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बचे हुए सारे प्रभारी मंत्री, मंत्री, इसके अलावा जो और भी लोग हैं, संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश महामंत्री हैं, महामंत्री हैं, उन सबको अलग अलग शक्ति केंद्रों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। शाम 4 बजे जेपी नड्डा के संबोधन के बाद जो बूथों का सत्यापन है वो शुरू हो जाएगा। बूथ को जीतने से तात्पर्य यह है कि जितनी भी दिक्कतें बूथ पर आ सकती हैं, तो चाहे नए वोटरों को जोड़ना, जो पुराने वोटर है अगर उनके नाम में तकनीकी दिक्कत आ रही है तो उसको दुरुस्त करना, पर्चियों को ठीक करवाना, इसके अलावा जो नए पन्ना प्रमुख है उनके सम्मेलन करना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें दिखती हैं, लेकिन ये माइक्रो सिस्टम है बीजेपी का, जिसके जरिए बीजेपी चुनाव जीतने की रणनीति बनाती है। तो उसके तहत आज बड़ा कार्यक्रम है। अमित, गोरखपुर से राम गोपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले प्रयागराज चलते हैं सर्वेश के पास, चूंकि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही आज वहां पर मौजूद रहेंगे। सर्वेश, वहां पर कैसी तैयारियां हैं, कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह दिख रहा है और क्या मंत्र दिया जा सकता है, क्या इस बारे में संकेत मिल पाया क्या कि बूथ को कैसे जीतना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदस्यों के लिहाज से देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और यही इसकी विशेषता है कि वो अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी रहती है। और जिस तरह से बूथ जीतो अभियान भाजपा पहले से कहती आई है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, एक बूथ पर 10 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन इस बार जो 2022 का मिशन है उसको लेकर भाजपा विशेष रूप से सतर्क है। और यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद शक्ति जो केंद्र बनाए गए हैं 27,700 प्रदेश में, उसमें से एक केंद्र पर आज मौजूद रहेंगे और बाकी जगहों पर वर्चुअली वो जुड़ेंगे। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में हैं,
सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे दोपहर लगभग 3 बजे, जहां 5 शक्ति केंद्रों के जो कार्यकर्ता है वो शामिल रहेंगे। एक शक्ति केंद्र से 21 लोगों को बुलाया गया है, तो इसलिए 105 लोग करीब वहां पर शामिल होंगे। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रानी रेवती देवी स्कूल, जो कि विद्या भारती से संचालित है, वहां पर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी, वहां पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के विचारों को सुनेंगे। पार्टी का मकसद यही है कि 2022 के चुनाव को अच्छे ढंग से जीता जाए, कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है उसको बढ़ाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए और उनको जीत का मंत्र दिया जाए कि कैसे वोटरों को घर से निकालकर बूथ तक लाएं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो। तो आज दोनों बड़े नेता सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां पर मौजूद रहेंगे संगम नगरी प्रयागराज में। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और आज दोनों नेता यहां पर शिरकत करने वाले हैं। जी ठीक है सर्वेश। रामगोपाल, गोरखपुर से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? गोरखपुर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बीजेपी यहाँ पे जो है 3 मंडल गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल गोरखपुर क्षेत्र में आते हैं और बीजेपी के संगठन के हिसाब से इसमें 11 जिले हैं, जिसको उन्होंने माइक्रो लेवल पे जो मैनेजमेंट किया उसके हिसाब से 250 से अधिक मंडलों में बांटा है और उन मंडलों में उसने शक्ति केंद्र बनाए हैं और इन शक्ति केंद्रों की संख्या करीब 2400 के करीब है। अब उन 2400 शक्ति केंद्रों को भी उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट के तहत बूथ पे पहले बांटा है, जो 42,000 से अधिक है, और फिर बूथ के बाद उन्होंने पन्ना प्रमुख किया है। पन्ना प्रमुख में जो है एक पन्ना प्रमुख के पास 60 वोट का होता जिम्मेदारी होगी कि वो उन 60 वोटों को अधिक से अधिक वोट अपने पक्ष में डलवाए। तो इस तरीके का एक माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो विधानसभा के जो संयोजक हैं, प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, शक्ति केंद्र प्रभारी, इन सभी की नियुक्ति कर दी गई है और अब जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो बूथ लेवल पे बीजेपी कर रही है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह गृह क्षेत्र है, तो इस कारण यहाँ पे बीजेपी का फोकस भी अधिक है कि अधिक से अधिक सीटें जीत के एक बार फिर से मिशन 2022 को सफल बनाया जाए और जो विकास कार्य हुए हैं, जो पूर्वांचल में, चाहे वो गोरखपुर हो या बनारस हो, पूरे पूर्वांचल को लेकर जो विकास कार्य हुए हैं वो जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, हर आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाए, इस पर चर्चा की जाए। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से